नमस्कार, मैं संतोष चौधरी एवीएम की ऑनलाइन क्लासेस में तो 10th क्लास आज अपनी क्लास में अपन कंटिन्यू पढ़ रहे थे सेनापति जी। उससे पहले थोड़ा आपसे बात कर लेते हैं कि सब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो अपन को हर सब्जेक्ट का और अपने सब्जेक्ट का भी दोहरान करते रहना है। कंटिन्यू दोहरान करेंगे तो सब अपना तैयार रहेगा। और कुछ समय की बात है, स्कूलें भी खुल जाएगी तो कम से कम जब अपने क्लास में आए तो इतना जितना करवा दिया है ऑनलाइन क्लासेस में वो तो अपना प्रिपेयर होना चाहिए, उतना तो हमें तैयार करके ही रखना है। फिर आज अपना तीसरा चैप्टर चल रहा है सेनापति जी का। अपन ऋतु वर्णन पढ़ रहे थे तो मैं आपको एक बार पहले का दोहरान करा देती हूँ कि इसमें इन्होंने 4 कविता लिखे थे, 4 छंद लिखे हैं और चारों में 4 ऋतुओं का वर्णन किया है। अब तक जितना करवाया वो मैं समझती हूँ सबको याद भी हो गया होगा, क्योंकि इजी भी है और प्रकृति का बड़ा ही सुंदर और सूक्ष्म चित्रण किया है। और जैसे जैसे अपन ने चैप्टर पढ़ा है, चित्रात्मक शैली है तो दृश्य भी अपनी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। तो ऐसा महसूस करते हुए अपन को इसका अर्थ हो गया है और अर्थ और शब्दार्थ अच्छे से याद है तो अपन के क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो गए हैं। तो अपन ने पहले कविता में पढ़ा था बसंत ऋतु के आगमन का, दूसरे में इन्होंने ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का साथ में वर्णन किया है। अपनी चमत्कारपूर्ण शैली से अपनी ये रचनाओं के माध्यम से उन्होंने वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन अपने सम्मुख प्रस्तुत किया है। फिर अपन ने तीसरा पद पढ़ा और उसमें उन्होंने वर्षा ऋतु का वर्णन किया, जिसमें नायिका या एक सखी दूसरी सखी को अपनी विरह वेदना को बताती है वर्षा ऋतु के मौसम को लेकर। और आज अपना लास्ट पद है, लास्ट कविता है, इसमें अपन पढ़ रहे हैं शीत ऋतु का वर्णन। चारों ऋतुएं आ गई एक के बाद एक ऋतु। सबसे पहले अपन ने बसंत ऋतु पढ़ी, फिर अपन ने ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और अब अपन शिशिर ऋतु या शीत ऋतु का वर्णन पढ़ेंगे। तो बसंत ऋतु में आपको अच्छे से याद है कि बसंत ऋतु को एक ऋतुराज के माध्यम से अपने सम्मुख प्रस्तुत किया है कि ऋतुराज अपनी 4 सेनाओं के साथ क्या है नगर में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार एक राजा प्रवेश करता है तो चारों तरफ क्या है ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, खुशियां ही खुशियां रहती है और उनकी यशोगाथाएं गाई जाती है। और उसी प्रकार जब बसंत ऋतु का आगमन हुआ तो वैसा ही वातावरण है, चारों तरफ हरियाली छा गई थी और कोयल मोर ये सब क्या है वर्णन, ये बसंत ऋतु के आगमन की ये गीत मधुर अपनी वाणी में मधुर गीत गाती है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का साथ में वर्णन। वो पद बड़ा ही रोचक है क्योंकि एक ही पद में एक ही कविता में अपन ने 2 ऋतुओं का वर्णन किया है। हर शब्द का ऋतु के आधार पर उसका अर्थ परिवर्तन हो गया है। तो पहले उन्होंने क्या बताया कि पूरी पृथ्वी से लेकर आकाश तक क्या है प्रचंड ताप फैल रहा है और प्रचंड ताप और गर्म हवाओं से क्या है चारों तरफ क्या है पेड़ पौधे भी सूख गए हैं, हरियाली का नामो निशान नहीं रहा है, चारों तरफ सूखा ही सूखा हो गया है। और ऐसा करते हैं तो सब लोग क्या करते हैं नदियों का शीतल जल लेना चाहते हैं। इस गर्म ताप से बचने के लिए, इन गर्म लुओं से बचने के लिए वो क्या है नदी के गर्म जल का सेवन करना चाहते हैं और पेड़ों की ठंडी छांव में बैठना चाहते हैं। ऐसा अपन ने पढ़ा। फिर जस्ट उसी पद में अपन ने ये भी पढ़ा कि जब वर्षा ऋतु आ गई है तो पूरी पृथ्वी पे पूरा संसार क्या है जलमग्न हो गया है। ऐसा चारों तरफ हरियाली छा गई है और ज़्यादा वर्षा होने के कारण क्या हो गया है पेड़ पौधे उखड़ भी गए हैं। ऐसा अपन ने पढ़ा। और सावन मास में ये पूरे दिन क्या है वर्षा की झड़ी लगी रहती है। तो कवि ने हमें क्या बताया कि भाद्रपद के बाद ही सूर्य देव के दर्शन संभव होते हैं, क्योंकि दोनों महीनों में बादलों की छांव से पूरा ये अपना वातावरण ढका रहता है। ऐसा उन्होंने वर्णन किया। और जब ज़्यादा वर्षा हो गई है तो लोग उस समय तो नदियों का गर्म ताप से बचने के लिए जल का सेवन करना चाह रहे हैं, और लेकिन गर्म ये वर्षा ऋतु है तो वो क्या है नाव में बैठकर नदियों को पार करना चाहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में लोग क्या चाहते हैं
कि पेड़ों की ठंडी छांव में, लेकिन वर्षा ऋतु में तो बादलों की छांव से सभी प्राणी जीव जंतु क्या है, घिरे रहते हैं। ऐसा अपन ने पढ़ा ना कि वो कहते हैं कि देखिए कि सेनापति की मैंने अपने चतुराई से, मैंने अपनी विशेषताओं से ग्रीष्म ऋतु के भांति वर्षा ऋतु को वर्णित किया है और वर्षा ऋतु की भांति ही ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। ऐसा अपन ने पढ़ा। फिर तीसरा कवित अपन ने पढ़ा था। तीसरे कवित में दो सखियों में वार्तालाप हो रहा है कि ये सखी वर्षा ऋतु आ गई है, चारों तरफ हरियाली छा गई है, कोयल मोर तोते सब क्या है अपनी मधुर वाणी में बोलने लग गए हैं। ऐसी अवस्था में मुझे मेरी प्रिय की याद क्या है, सता रही है और उन्होंने मुझे संदेश भी भेजा था कि वो आएंगे, लेकिन अब तक पहुंच नहीं पाए हैं। तो मैं विरह वेदना से क्या है, व्याकुल हो उठी हूँ, व्यथित हो उठी हूँ। अब मेरे लिए यहाँ रहना असहनीय हो रहा है, क्योंकि पूरे सावन मास में वर्षा ऋतु की झड़ी लगी रहती है, ठंडी हवाएं चल रही है जो मेरे तन को क्या है, छूकर जा रही है। तो ऐसी स्थिति मेरे लिए बड़ी ही क्या है, व्यथित हो रही है, मुझे परेशान कर रही है। ऐसा वो अपनी सखी से कहती है कि अब तो दिन भर ये चारों तरफ सुहावना मौसम हो गया है और चारों तरफ वर्षा की बूंदें ही बूंदें हो गई है। ऐसे में मेरी ये कामदेव की जो सरसता है वो क्या है, बढ़ती जाती है, अर्थात अपने प्रिय की याद उसे सता रही है, इसलिए उसका उनके बिना रहना थोड़ा कठिन हो रहा है। ऐसा वो अपने सखी से वार्तालाप कर रही है, अपन ने पढ़ा। अब आज अपन बात कर रहे हैं तीनों ऋतुओं का वर्णन करने के बाद शीत ऋतु का। शीत ऋतु के बारे में कवि ने वो भी बढ़ा चढ़ाकर अनुप्रास अलंकार के इसमें छटा है। उन्होंने वर्णन किया है कि जब तीनों ऋतुएं चली जाती है तो शीत ऋतु क्या है, अपने भयंकर ठंड लेके, अपना ये ठंड का प्रकोप लेके, कोप लेके वो क्या है, पूरे जगत संसार पे, सभी प्राणियों पे, जीव जंतुओं पे उसने आक्रमण कर दिया है, चढ़ाई कर दी है। और ऐसी अवस्था में उस ठंड के सामने तो सूर्य भी और आग भी क्या है, निर्बल हो गए हैं। इन दोनों का प्रभाव ही कम पड़ रहा है लोगों पे और सब क्या है, ठिठुर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। फिर वो कहते हैं कि ठंड से बचने के लिए गर्म जो हवाएं हैं, गर्म जो ताप है, गर्मी भी क्या है, घरों के कोनों में जाके छुप गई है। ऐसी स्थिति में सब लोग क्या है, थोड़ी भी आग कहीं दिख जाती है तो वहां तपने लगते हैं, अपने आप को तापने लगते हैं। ऐसी स्थिति उन्होंने अपने सम्मुख प्रकट की है। तो सर्वप्रथम अपन पूरे पद के, पूरे कवित के क्या करेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे और शब्दार्थ के माध्यम से इसका अर्थ करेंगे तो अपन को बड़े ही अच्छी तरीके से इसका अर्थ आएगा। शीत सबके ध्यान में है ना, ठंड या शीत ऋतु, ठीक है बेटा। को प्रबल सेनापति कोपी क्रोध करना, कोपी का क्या है, क्रोध करना। चढ़्यो चढ़ाई करना, चढ़ाई करना, या दूसरा आप इसका अर्थ लिख सकते हो आक्रमण करना। चढ़्यो का क्या है, करना, ध्यान रहेगा ना, इसका अर्थ ही बताया मैंने, दल या सेना, ठीक है ना। शीत ऋतु का एक सेना के माध्यम से उन्होंने अपने सम्मुख वर्णन किया है। निबल, निर्बल या प्रभावहीन, ध्यान में रखना। अनल आग है, निबल का ध्यान आ गया। निर्बल या प्रभावहीन, अनल आग, सूरी सूर्य, ठीक है। सियराई ठंड, पड़ना, ठीक है ना। सियराई का ठंडा हो जाना या ठंड पड़ना। हिम या बर्फ की बात हो रही है, ध्यान आएगा ना सबके। हवा समीर, तेई बरसे विषम तीर, भयंकर तीर। युद्ध स्थल पे एक सेना दूसरी सेना पे क्या है, तीर चलाती है ना, तो भयंकर तीर की बात हो रही है, भयंकर तीर की बात हो रही है। फिर देखिए, रहिए गर्म भवन में या घर में, ठीक है ना। कोनन
कोनों में, घर के जो कोने हैं उनकी बात हो रही है, जाई के, जाकर, ठीक है ना, ध्यान आई गया ना, जाई के जाकर। मैंने बताया ना, जब शीत ऋतु का प्रकोप बढ़ जाता है, चारों तरफ ठंडी ठंड हो जाती है, तो गर्मी भी क्या है, घर के कोनों में जाकर छिप जाती है। धूम, धुआं, नैन बहे, आंसू बहना या जल निकलना आंखों से। ठीक है। लोग आगी पर गिरे रहे, आगी, आग, गिरे रहे का मतलब है तापना, अपने आप को ताप लगाना। हिये, हृदय, ठीक है। सो लगाई रहे, नेक सुलगाई, सुलगना, आग सुलगाते हैं ना, उसकी बात हो रही है। अब देखिए, मानो भीत मतलब डरना, डरा हुआ। जानी महा, शीत ते पसारी पानी, शीत ठंड है, सबको ध्यान में है, पसारी का फैला कर, ठीक है ना। यह है पानी मतलब हाथ, पानी नहीं है, पानी है, ठीक है ना, तो हाथ। छतिया, छाती, ठीक है ना, छाती की छाए रखियो, पाउक, आग, छिपाई, छिपाना, ठीक है ना। छाए, छाती, छाती की ओट की बात हो रही है ना, छाती की ओट में, ध्यान में है ना सबको। शब्दार्थ के माध्यम से अर्थ भी अपन के कुछ कुछ समझ आ रहा है। अब देखिए पहली पंक्ति, शीत को प्रबल सेनापति कॉपी चढ़ेओ दल, कि जब ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु चली गई है, तो अब शीत ऋतु का आगमन हुआ है। और शीत ऋतु, सेनापति जी कहते हैं कि शीत ऋतु ने क्रोध करते हुए, अपना प्रकोप दिखाते हुए ये जो सभी जीव जंतु है, प्राणियों पे चढ़ाई कर दी है, अर्थात एक सेना के रूप में क्या है, आक्रमण कर दिया है जीव जगत पे, सभी प्राणियों पे, अर्थात शीत ऋतु का आगमन हो गया है। और शीत ऋतु के प्रकोप से देखो, निबल अनल गयो सूर्य सियराय की, कि इस शीत ऋतु के प्रभाव से, इस ठंड के कारण सूर्य भी क्या है, यह आग भी क्या है, निर्बल हो गई है, प्रभावहीन हो गई है। सूर्य सियराय, कि सूर्य का ताप भी इस ठंड को कम नहीं कर पा रहा है। दोनों की बात समझ में आई ना, कि शीत ऋतु जब आ गई है, उसके प्रचंड प्रभाव से, उसकी ठंड के कारण आग और सूर्य दोनों निर्बल हो गए हैं, और दोनों के ताप से ही इस ठंड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दोनों के ताप से ही कोई ठंड कम नहीं हो रही है। हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर, कि जब ये ठंडी हवाएं चल रही है बर्फ की भांति, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बर्फ की हवाएं, ठंडी हवाएं चल रही है, और जब वो अपने शरीर को छूकर जाती है तो ऐसा प्रतीत ही बरसे विषम तीर, कि जैसे कि शत्रु सेना द्वारा भयंकर तीरों की बौछारें अपने ऊपर हो रही है उनका। फिर देखिए, रहिए गरम भोन कोनन में जाई के, बात इतनी समझ में आई ना, कि शीत को प्रबल सेनापति कॉपी चढ़ेओ दल, सेनापति जी कह रहे हैं कि शीत ऋतु का आगमन हो गया है, और शीत ऋतु ने अपनी ठंड से, अपनी शीतलता से सबको क्या है, सभी जगत पे, सभी प्राणियों पे चढ़ाई कर दी है, अर्थात एक सेना के रूप में आक्रमण कर दिया है। निबल अनल गयो सूर्य सियराय के, कि शीत ऋतु के सामने आग और सूर्य भी दोनों क्या है, प्रभावहीन हो गए हैं, निर्बल हो गए हैं, दोनों का ताप भी इस ठंड के सामने क्या है, कम पड़ रहा है। फिर देखो, हिम के समीर, कि जो ठंडी हवाएं चल रही है वो बर्फ की भांति चल रही है, और जब वो हमारे शरीर को छूकर जाती है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, तेई बरसे विषम तीर, की शत्रु सेना द्वारा भयंकर तीर बरसाए जा रहे हैं। बात आई इतनी ध्यान में। रहिए गरम भोन कोनन में जाय के, भोन यहाँ क्या हो गया, भवन में, घर में, कोनन कोने में, कि इस शीत ऋतु के प्रभाव से, इस ठंड से बचने के लिए गर्मी भी क्या है, घरों के, भवन के कोनों में जाकर छिप गई है। इतनी आई बात ध्यान में। फिर देखो, धूम नैन बहे, धूम यहाँ आंसू की बात हो रही है, लोग आगी पर गिरे,
कि जब कहीं भी थोड़ी बहुत आग दिखाई देती है तो लोग वहाँ तापने लगते हैं, और जब वहाँ आग के साथ धुआं भी होता है तो उस धुएं के कारण लोगों की आंखों में क्या है, आंसू बहने लगते हैं, आंखों से जल निकलने लगता है। बात आई ध्यान में। ये क्या है, चित्रात्मक शैली है, और हर पंक्ति के साथ वो दृश्य अपने सामने आ रहे हैं, और ये ऐसी घटनाएं तो अपने जीवन में हर शीत ऋतु में घटित भी होती है। फिर देखिए, हिये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, ये क्या है, हृदय से, कि जहाँ भी थोड़ा बहुत भी आग सुलगती हुई दिखाई देती है तो हम ऊपर जाकर क्या है, उस पर तापने लगते हैं, स्वयं को क्या है, गर्म करने का प्रयास करते हैं। मानो बीत जानी महाशीत ते पसारी पानी, ठीक है ना। बीत मतलब डरी हुई, ठीक है, डरी हुई कौन है, आग है। किससे डर गई है, ठंड से, ठीक है। कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीत जानी महाशीत ते पसारी पानी, फैलाकर पानी, कि सबको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस ठंड से आग को बचाना है। एक आग के माध्यम से ही अपन के शरीर को तपाया जाता है, तो सभी प्राणी क्या करते हैं, पसारी पानी के अपने हाथों को फैलाकर जो डरी हुई आग है वो क्या है, उसको ठंड से बचाते हैं। अर्थात उस आग पे जहाँ भी आग सुलग रही है सब अपने उसके ऊपर हाथ फैला लेते हैं, और उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो उस आग को सब क्या है, बचाना चाह रहे हैं। छतियाँ की छाया राख्यो पाउक छिपाई के, ठीक है ना। कि सब व्यक्ति जहाँ भी वो आग सुलग रही है सब उसके चारों तरफ घेर के बैठे हैं और सब ने अपने हाथ फैला रखे हैं। तो उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि सब ने अपनी छाती की ओट में आग को क्या है, छिपा रखा है, कि कहीं ठंड के प्रभाव से ये भी क्या है, शांत ना हो जाए और ठंडी नहीं पड़ जाए, वरना एक तो आग भी समाप्त हो जाएगी और प्लस उनके पास जो गर्म हवा आ रही है, गर्म जो ताप आ रहा है वो भी क्या है, कम हो जाएगा। बात आई ना ध्यान में। एक बार आप फिर से देख लिए, शीत को प्रबल सेनापति कॉपी चढ़ो दल, कि यहाँ एक सेना के माध्यम से उन्होंने वर्णन किया है कि वर्षा ऋतु के जाने के बाद शिशिर ऋतु का, शीत ऋतु का आगमन हो गया है, और उसने क्रोध करते हुए सभी जीव जगत पे, सभी प्राणियों पे क्या है, आक्रमण कर दिया, अर्थात चढ़ाई कर दिया है, कि चारों तरफ अब ठंड ही ठंड का ये परिवेश हो गया है। निबल आनल गयो सूर्य सियराय के, कि इस ठंड के सामने तो आग और सूर्य का ताप भी क्या है, प्रभावहीन हो गया है, निर्बल हो गया है। हिम के समीर की, ये शीत ऋतु में तो क्या है, बर्फ के समान ठंडी हवाएं चलती है, और वो जैसे ही अपने शरीर को छूती है तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है, 23 बरसे विषम तीर, की शत्रु सेना द्वारा भयंकर तीरों की वर्षा कर दी गई है। फिर देखिए, रहिए गर्म भोन कोनन में जाई के, कि इस शीत ऋतु से बचने के लिए गर्मी भी क्या है, घरों के कोनों में जाकर छिप गई है। धूम नैन बहे लोग आगे पर गिरी रहे, कि लोगों को जहाँ कहीं भी आग सुलगती हुई दिखाई देती है तो सब क्या है, उसके सामने जाकर तापने लगते हैं, और उस आग के साथ जो धुआं है उससे सबकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं, जल निकलने लगता है। हिये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, कि सब क्या है, जहाँ भी आग सुलगती हुई दिखाई देती है वहाँ जाकर अपने हाथ फैलाकर, अर्थात सब उस आग को अपने हृदय से लगाना चाहते हैं। मानो बीत जानी महाशीत से पसारी पानी, और उस आग को बचाने के लिए सब चारों तरफ, उस आग के चारों तरफ बैठकर अपने हाथ फैलाकर क्या है, बैठ जाते हैं। और इस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि छतियाँ की छाया राख्यो पाउक छिपाए के, कि सब लोगों ने अपनी छाती की ओट में हाथ फैलाकर उस आग को क्या है, छिपा लिया है। बात आई ध्यान में। आज अपन ने इस पाठ का अंतिम जो कविता था, अंतिम जो छंद था, उसका वर्णन किया है, उसकी व्याख्या की है। तो मैं समझती हूँ चारों छंदों में, चारों कविता में 4 ऋतुओं का वर्णन अपन ने पढ़ा है, और चारों ही अपन को ठीक प्रकार से समझ में आ गए हैं। अब जब चारों पद हो गए हैं, पूरे कवि परिचय अपन ने पढ़ लिया है, पाठ का अर्थ कर लिया है, तो अपन क्वेश्चन आंसर करने का भी घर पे प्रयास करेंगे। और जो निबंधात्मक क्वेश्चन है वो तो इन्हीं में से निकल कर आना है। या तो आपको शीत ऋतु का वर्णन करना है कि कवि ने शीत ऋतु का वर्णन अपने सम्मुख किस प्रकार प्रकट किया है, या अपन ने जो दूसरा कविता पढ़ा था जिसमें वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का दोनों का एक साथ वर्णन किया गया है, तो उसका भी वर्णन अपने सामने ये क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो पाठ का अर्थ आएगा तो अपन निबंधात्मक क्वेश्चन भी बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो इस प्रकार
तीनों कवियों का अपन को कवि परिचय याद करना है और तीनों पाठ का दोहरान भी करना है। तो आज 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर के साथ साथ अपन को अपनी ग्रामर पोर्शन को भी देखते रहना है। ये नहीं है कि एक बार उन्होंने उसको देख लिया आप छोड़ दिया है कि जब स्कूल खुलेगी या फिर अपनी क्लासें लगेगी तब जाकर ही उसका दोहरान करेंगे, ऐसा नहीं है। अभी अपने पास समय है तो समय का सदुपयोग करते हुए अपन अपना सिलेबस कंटिन्यू बढ़ाते रहेंगे। तो धन्यवाद।